हे गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सब जानते हो कि कुछ दिनों से केमिकल बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर एनालिसिस ऑफ एसपीडीएफ ब्लॉक का आपके पास वीडियो लेक्चर नहीं आ पा रहा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने कुछ दिनों से 12th क्लासेस के सिलेबस को स्टार्ट कर दिया हूँ, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा प्रेशराइज फील करो। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि जो आपका 11th का जो पोर्शंस बचा हुआ है, ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, तो मैं उस पोर्शंस को सप्ताह में 3 दिन ऑल्टरनेट मैं वीडियो लेक्चर डाल दिया करूँगा ताकि आप उसको पढ़ लें। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड खत्म किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं कि इसको कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। कई बार मैंने बोला फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, कैसे होगा? टेक्स प्लेस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हो। और इलेक्ट्रॉन किस में होता है? ऑर्बिटल्स में होता है। तो या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, या ओवरलैपिंग ऑफ अनपेयर्ड, एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर्ड ऑर्बिटल इन सेम फेज में होना चाहिए, इन सेम फेज, ठीक है। हैविंग इन सेम फेज एंड हैविंग अपोजिटली स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन। थोड़ा इसको मैं समझाता हूँ मैंने क्या बोला। मैंने कहा कि ऐसे तो हम लोग आज तक ये जानते थे कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। अब इलेक्ट्रॉन अगर दो एटम आकर के अगर अपना अपना इलेक्ट्रॉन लाएगा और शेयर करेगा, साझेदारी करेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन एक चीज़ और भी हम लोग समझे कि जैसे ठीक है, इलेक्ट्रॉन चूँकि किस में होता है? ऑर्बिटल में, तो है ना, ऑर्बिटल में होता है। तो ओवरलैपिंग ऑफ अनपेयर्ड ऑर्बिटल को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? ओवरलैपिंग ऑफ अनपेयर्ड ऑर्बिटल को भी क्या कह सकते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड कह सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जो आप ऑर्बिटल ला रहे हैं वो किस फेज में होना चाहिए? सेम फेज में होना चाहिए। और उस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? उन दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होना चाहिए? अपोजिट स्पिन में होना चाहिए, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो एक एटम है, एक मान लो कि एटॉमिक ऑर्बिटल है, जिसमें ऑर्बिटल ऐसे हम लोग बॉक्स बनाते थे, जिसमें मान लो कि इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से, ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक जो भी इस प्रकार से स्पिन में मान लेते हैं। ये एटॉमिक ऑर्बिटल फर्स्ट है, ये वो फर्स्ट है, ठीक है। और एक दूसरा जो है ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे है, अपोजिट होना चाहिए स्पिन, तो अपोजिट स्पिन के लिए ऐसे मैंने बोल दिया। ये सेकेंड एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल 2 है। ये मान लो कि इसका जो है ना, ये इसका जो मतलब क्या बोलते हैं, फेज जो है, फेज मतलब हम लोग डिफाइन करते हैं साई से, वेव फंक्शन जिसको बोलते हैं। तो इसका मान लो कि साई ए है, इसको साई बी। तो दोनों अगर अपोजिट सेम फेज में होना चाहिए, सेम फेज में, अगर सेम फेज में कॉम्बिनेशन हो, सेम फेज कॉम्बिनेशन, फेज सेम कॉम्बिनेशन हो। जैसे वेव का जो फंक्शन जो वेव का जो फंक्शन होता है, ठीक है, जैसे वेव को आप दो वेव को एक दूसरे के साथ दो तरीके से ओवरलैप करा सकते हो, एक सेम फेज में और एक अपोजिट फेज में। तो यही चीज़ है कि इलेक्ट्रॉन चूँकि क्या है, एक प्रकार का वेव है, तो इसका अगर मान लो फेज साई ए है, इसका फेज मान लो साई बी है, तो हम लोग कैसे कॉम्बिनेशन करा रहे हैं? सेम फेज में कॉम्बिनेशन करा रहे हैं। तो सेम फेज में अगर कॉम्बिनेशन कराएंगे तो ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा, और इसको हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये एमओ बन जाएगा। ये एटॉमिक ऑर्बिटल अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन, मतलब जब हम लोग सेम फेज में कॉम्बिनेशन कराएं, साई ए प्लस बी, ठीक है। इसलिए आप लोग लिख पाते हो, जैसे ए का इलेक्ट्रॉन अगर है, ए का इलेक्ट्रॉन है और बी के इलेक्ट्रॉन है और एक दूसरे के साथ साझा कर रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख पाते हो, अपोजिट इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ए और बी के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। फेज आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, मान लो कि पी है, तो पी का शेप कैसा होता है? डम्बेल। तो मान लो कि इस तरह से डम्बेल शेप है, इसका फेज ये प्लस है, ये माइनस है, मान लो इसका भी ऑर्बिटल मान लो वही चीज़ है, सेम फेज में हमको कराना है। तो ये मान लो कि इसका भी ऐसा है, तो ये प्लस और ये माइनस है। तो ये दोनों जो कॉम्बिनेशन करेगा, ओवरलैपिंग होगा, ओवरलैपिंग
तो आप तो ओवरलैपिंग दो तरीके से करा सकते हो, इसका प्लस के इसके माइनस के साथ भी करा सकते हो, इसका प्लस का इसका प्लस के साथ भी करा सकते हो। तो हमको तो सेम फेज में कॉम्बिनेशन कराना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेम फेज में कॉम्बिनेशन कराने के मतलब हुआ कि सेम को कॉम्बिनेशन कराना। तो सेम को जब कॉम्बिनेशन कराएंगे तो ये तो माइनस, ये तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सेम फेज में कॉम्बिनेशन करा रहे हैं तो, और ये वाला माइनस। तो ये जो बना, ये जो प्लस यहाँ पे है, यही क्या है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गया और ये ए और बी के बीच में ये बॉन्ड बन गया। ठीक है, इस प्रकार से मैंने कहा। अच्छा, अब आते हैं ज़रा, जैसे इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग होता है वो 2 प्रकार से होता है। इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग 2 प्रकार से होता है। एक होता है इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक होता है अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके कारण कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और अगर अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके कारण स्पेशल टाइप का कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें शेयरिंग का तो 2 तरीके से हो सकता है। जैसे पहला लिखते हैं इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इक्वल शेयरिंग होता है मतलब ए अपना 1 इलेक्ट्रॉन लाया और बी भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर आया, लेकर आया। ठीक है, और ये जब दोनों आपस में बॉन्ड बनाएगा तो ए बनाने के लिए इसको अपोजिट स्पिन होना चाहिए, अपोजिट स्पिन कर लेगा ये सिंगल बॉन्ड बी, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, इक्वल इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, तो ए और ए के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। इसको हम लोग बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, ऑर्बिटल को ओवरलैपिंग की जगह पे हम एक लाइन दिखा देते हैं, उस लाइन में क्या है, लाइन नहीं, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस प्रकार से दिखाते हैं। अब अगर मान लो कि अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो अगर अनइक्वल होता है तो अनइक्वल में जैसे मान लो कि ए के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, बी के पास खाली है, अनइक्वल हमको कराना है। ए के पास मान लो कि 2 इलेक्ट्रॉन है और बी के पास क्या है, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है नहीं, खाली है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा कि इन दोनों के कारण, इसके कारण क्या होगा, जैसे इसके पास पेड इलेक्ट्रॉन है, बोल सकते हैं पेड इलेक्ट्रॉन, इसके पास बोलेंगे वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल। तो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा, अब क्या करेगा कि ये जो है ना, ये दोनों 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, तो इन दोनों के बीच में अगर शेयरिंग होता है, अगर मान लो, तो यहाँ पे शेयरिंग कैसा हो रहा है, अनइक्वल हो रहा है। तो शेयरिंग होने से जो बॉन्ड बनेगा, ए सिंगल बॉन्ड भी नहीं लिखेंगे, ए एरो का साइन बी। ठीक है, ए एरो का साइन बी देंगे क्योंकि बी का इलेक्ट्रॉन नहीं, ए ने बी को इलेक्ट्रॉन दे करके उसके साथ बॉन्ड बनाया। कैसे बनाया इसको जरा समझते हैं। जैसे मान लो कि देखो इन दोनों मतलब शेयर होने के लिए दोनों पास इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो होता क्या है कि ए के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, बी के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ए अपना 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन बी को देगा। तो बी को जैसे दिया तो बी पर कैसा चार्ज, माइनस चार्ज, ए के साथ कैसा चार्ज, प्लस चार्ज। अब 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, शेयरिंग कर लेगा। तो ऐसे भी दिखा सकते हो, अगर दिखाना है तो ए प्लस, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा, बी माइनस, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, ये जाकर शेयरिंग करेगा, तो इससे हमारा क्या बन जाएगा, ए प्लस सिंगल बॉन्ड बी माइनस। तो इसको आप बोल सकते हो, ये बॉन्ड कैसा है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन अगर इसी चीज़ को अगर हम लोग ऐसे देखें, जैसे ये तो ठीक है कंबाइन किया, तो यहाँ अगर देख सकते हो, दैट इज लिख सकते हैं हम लोग कि ए सिंगल बॉन्ड बी से, अगर ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर ऐसे इस प्रकार से दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट एरो का साइन दिया हुआ है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी पर सिंगल माइनस। और ये जो है कोवैलेंट नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि कोवैलेंट तब बोलते हैं जब इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो कोवैलेंट का स्पेशल टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, इसको हम सेमी पोलर बॉन्ड भी कह सकते हैं, आधा पोलर है, सेमी पोलर बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। डेटिव मतलब देने वाला, डेटिव। ठीक है, और या इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कह सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसको कह सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से हम लोग ये सीखे कि अगर इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके कारण कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, अगर अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो इस प्रकार से एक इसको दे करके ये प्लस माइनस आ जाएगा, और फिर एक इलेक्ट्रॉन जब शेयरिंग करेगा तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेमी पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बोल सकते हैं,
या फिर हम इसको डेटिव बॉन्ड बोल सकते हैं क्योंकि एक के द्वारा दिया जा रहा है, या डेटिव मतलब दांत होता है, एक मतलब दो इलेक्ट्रॉन जो है ना दूसरे को वो डोनेट कर रहा है, इस प्रकार से महसूस हो रहा है। और या इसको हम लोग बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो कि कोवैलेंट बॉन्ड का एक स्पेशल टाइप है। तो ये हम लोग अभी सिर्फ ये सीखे कि कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं किसको है। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो अगर हम लोग टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड की बात करें, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड के अगर टाइप्स की बात करें तो बहुत सारे बेसिस के आधार पे कोवैलेंट बॉन्ड को कई तरीके से बांटा गया। जैसे अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, पहला हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। तो पोलैरिटी के आधार पे कोवैलेंट बॉन्ड दो तरह का होता है। पोलैरिटी के आधार पे कोवैलेंट बॉन्ड दो तरह का होता है। एक को हम लोग कहते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, और एक को कहते हैं नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड एक को बोलते हैं हम लोग क्या, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड किसके बीच बनेगा? ए, अगर मान लो दो डिफरेंट एटम है, दो डिफरेंट एटम ए और बी, उसके बीच में एक कोवैलेंट बॉन्ड है, तो ये वाला जो आपका होगा ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहलाएगा। क्योंकि ऑब्वियस है, अगर एटम अलग है तो एटम अगर अलग है तो कोई एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, कोई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जिसके कारण होगा क्या कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मान लो कि बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और खींचने के कारण इस पर डेल्टा माइनस है, इस पर डेल्टा प्लस, तो पोलरिटी देखो क्रिएट हो गया। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड किसको बोलेंगे? जिसमें पोलरिटी नहीं हो। तो पोलरिटी किस में नहीं होगा? अगर दो सेम एटम के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड हो, तो ए सिंगल बॉन्ड ए, अब ये दोनों का सेम ताकत है, खींचेगा नहीं, बी सिंगल बॉन्ड बी, तो ये सब क्या है, नॉन पोलर बॉन्ड का एग्जांपल है, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल है ये आपका पोलर। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आएगा। जैसे H2O2 अगर हम लेते हैं, H2O2 अगर एक कंपाउंड लिए जिसको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कहते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो OH मैंने पढ़ाया भी होगा। इसमें अगर हम देखें तो ये वाला जो बॉन्ड आपका है, ये आपका है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है, ये आपका पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है। लेकिन ये जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये आपका कैसा बॉन्ड है? नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होंगे जिसमें इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। सिंपल है, पोलर नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। इसके बाद हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। तो सेकेंड हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड में, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ओवरलैपिंग, नेचर ऑफ ओवरलैपिंग, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग के नेचर के आधार पे कोवैलेंट बॉन्ड तीन प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। जैसे पहला होता है सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड सुना भी होगा आपने। दूसरा होता है पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, और तीसरा होता है डेल्टा बॉन्ड। ये नया है आपके लिए, डेल्टा बॉन्ड, इसको शॉर्टली ऐसे डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा बॉन्ड है ना। पाई को हम लोग ऐसे पाई बॉन्ड ऐसे भी बोलते हैं, सिग्मा को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, सिग्मा बॉन्ड, इस प्रकार से। ठीक है, अब समझते हैं नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। तो कैसे ओवरलैपिंग के कारण जो है मतलब सिग्मा बॉन्ड बनता है, और कैसे ओवरलैपिंग के कारण पाई बॉन्ड बनता है और डेल्टा बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो इस पे हम लोग देखेंगे। अगर लैपिंग ओवरलैपिंग का नेचर अगर एक्सियल हो, कैसा हो? एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग का मतलब होता है एंड टू एंड ओवरलैपिंग, छोर से छोर, एंड टू एंड ओवरलैपिंग, या फेस टू फेस ओवरलैपिंग बोल सकते हैं, फेस टू फेस ओवरलैपिंग। ठीक है, तो सिंपली एक्सियल ओवरलैपिंग मतलब अगर हम दो ऑर्बिटल को, जिसमें ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग से बनता है ना कोवैलेंट बॉन्ड, तो अगर दो ऑर्बिटल के
छोर को अगर एक दूसरे के साथ ओवरलैप कराएं तो उसके कारण जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड, या एंड टू एंड, मतलब छोर से छोर अगर कराते हैं तो उसके कारण क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। मैं एग्जांपल आपको दिखा दूंगा। फिर अगर पाई बॉन्ड किसको बोलते हैं, एक्सियल लेटरल ओवरलैपिंग को। अगर लेटरल ओवरलैपिंग हो या आप इसको बोल सकते हो साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज मतलब अगर मान लो कि दो ऑर्बिटल है तो अगर ऐसे ओवरलैपिंग होता है इस प्रकार से तो ये इन टू इन ओवरलैपिंग हुआ या फेस टू फेस ओवरलैपिंग हुआ। और अगर ऐसे ओवरलैपिंग होता है इस प्रकार से, अगर ऐसे ओवरलैपिंग होता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेटरल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो इसी तरह से मैं बोल रहा हूँ। और अगर सुपर इम्पोजिबल हो जाए, सुपर इम्पोजिबल ऑफ ऑर्बिटल अगर हो, सुपर इम्पोजिबल ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का अगर सुपर इम्पोजिबल हो, मतलब एक दूसरे को कंप्लीट रूप से ऐसे ढक दे, ऐसे है कोई ऑर्बिटल एक दूसरे को कंप्लीट रूप से ऐसे ढक दे तो उसको बोलते हैं सुपर इम्पोज करना, एक दूसरे को कंप्लीट ढकने को बोलते हैं सुपर इम्पोज। तो सुपर इम्पोजिबल ऑफ ऑर्बिटल हो तो इसके कारण क्या बनेगा, डेल्टा बॉन्ड बनेगा। और सुपर इम्पोजिबल ऑफ ऑर्बिटल वही बनाता है जिसका एनर्जी काफ़ी हाई हो, तो हाई एनर्जी वाला बनाता है। हाई एनर्जी ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल में सुपर इम्पोजिबल होता है। हाई एनर्जी ऑर्बिटल जैसे डी एफ ये सब बनाएगा, हाई एनर्जी ऑर्बिटल है ना। हाई एनर्जी किसका होगा, डी का होगा, एफ का होगा, ये सब बनाएगा। ठीक है, देखते हैं जरा। जैसे अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ ओवरलैपिंग का मैं आपको नेचर दिखाता हूँ और उसके कारण जो बॉन्ड बनता है वो कैसा बनेगा। जैसे अगर मान लो कि हमने डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिया, दो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेते हैं, सेप मैंने पढ़ाया होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो ये मान लो कि ये आप मान लो एक्स है समझने के लिए, और ये मान लो वाई है। ठीक है, तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, कैसा होगा, सेप इस प्रकार से होगा। ठीक है, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऐसा एक और लाते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये एक्स ये वाई। ठीक है, एक्सियल है ना, तो एक्सिस के अलोंग इसका लोब हम बना रहे हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि एक बार इसका जो ओवरलैपिंग है हम एक बार एक्स एक्सिस के अलोंग कराते हैं। किस एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स एक्सिस। तो अगर एक्स एक्सिस के अलोंग मतलब ऐसे ओवरलैपिंग करा रहे हैं तो ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेगा, ये और इसके साथ ओवरलैप किया तो इन टू इन ओवरलैपिंग हुआ ना। तो इसके कारण कौन सा बॉन्ड बनेगा, अगर इस प्रकार से ओवरलैपिंग होगा तो ओवरलैपिंग जो होगा तो ओवरलैपिंग ऐसे होगा ओवरलैपिंग। आप देख सकते हो वो देखो ऐसे ओवरलैप कर गया है। तो ये ओवरलैपिंग जो हुआ है ये और ये वाला, ये ओवरलैपिंग कैसा हुआ है, ये ओवरलैपिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, इन टू इन ओवरलैपिंग। तो इसका कारण कौन सा बॉन्ड बनेगा इसके बीच में, सिग्मा बॉन्ड। तो ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। अगर मान लो कि यही चीज़ रहे, सेम चीज़ रहे, और अगर हम अलोंग जेड एक्सिस, अगर जेड एक्सिस के अलोंग लाए, अगर वाई एक्सिस के भी अलोंग लाओगे या वाई एक्सिस, तो तब भी आपका सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है तो मतलब ये ऐसे ऐसे लाएंगे, इसको इधर से करके ऐसे जब लाएंगे तभी ये और इसके बीच में ओवरलैपिंग होगा, तभी क्या होगा, इन टू इन ओवरलैपिंग, उसके कारण भी सिग्मा बॉन्ड। अगर जेड एक्सिस के लॉन्ग लाए, जेड एक्सिस मतलब ये ऊपर में जेड है, ये भी ऊपर वाला जेड है, तो ऊपर से अगर इसको नीचे में ऐसे करके रखेंगे तो एक दूसरे को क्या करेगा, पूरी तरह से सुपर इम्पोज करेगा। ये इसको ढक देगा जेड एक्सिस के लॉन्ग में, ये वाला इसको ढक देगा, ये वाला इसको ढक देगा, ये वाला इसको ढक देगा, तो पूरी तरह से सुपर इम्पोज हो जाएगा। जिसके कारण कौन सा बॉन्ड बनेगा, डेल्टा बॉन्ड बनेगा, डेल्टा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो फिर देखते हैं एक और। जैसे अगर मान लो कि हमने डी एक्स वाई लाया, डी एक्स वाई का मतलब हुआ कि नॉन एक्सियल, तो इसका शेप ऐसा होगा। ठीक है, एक और मैंने डी एक्स वाई लाया, ये आपका एक्स और ये वाई मान लो है, तो ये इसका भी शेप इस प्रकार से होगा। ठीक है, और इस बार अगर देखो, अगर मान लो कि हम लाते हैं
ये एक्स वाई, तो अगर मान लो कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग लाते हैं, एलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस ऐसे अगर लॉन्ग लाएंगे तो ये इसके साथ ओवरलैप करेगा और इसके साथ ओवरलैप करेगा। तो देखो जब ओवरलैपिंग जो हुआ इस बार अगर देखा जाए तो साइड वाइज ओवरलैपिंग है, क्योंकि अगर इसको जब हम लाए नज़दीक में तो देखो ये इसके ऑर्बिटल के साथ ये कर गया ऐसे, तो देखो ये है ना साइड वाइज ओवरलैपिंग हो गया, तो इसके कारण कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, तो ये आपका पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, और अगर हम लाते हैं, अगर वाई एक्सिस के लॉन्ग भी लाएंगे तब भी हमारा क्या बनेगा, पाई बॉन्ड ही बनेगा। या करके मैं लिख देता हूँ वाई एक्सिस, तब भी क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। अच्छा अब एक चीज़ और, अगर हम लाते हैं जेड एक्सिस के लॉन्ग तो एक दूसरे के ऊपर क्या करेगा, सुपर इम्पोज कर जाएगा अलॉन्ग जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस करने के कारण कौन सा बॉन्ड बनेगा, डेल्टा बॉन्ड बनेगा। तो ये तो था नेचर ऑफ ओवरलैपिंग के आधार पे कोवेलेंट बॉन्ड का टाइप्स। ठीक है, इसके बाद जरा देखते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के आधार पे कोवेलेंट बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड, कितना शेयर्ड हुआ है, तो उसके आधार पे अगर हम बात करें तो उसके आधार पे 4 तरह का होता है। उसके आधार पे कितना होता है, 4 तरह का, 4 तरह का होता है। जैसे अगर मान लो कि 2 एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हो, मतलब से 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हो 2 एटम के बीच, मतलब कि एक एटम ए है, एक एटम बी है, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर किया होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन का मतलब से 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 2, एक इसका एक इसका, तो इसके कारण जो बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। अगर 2 एटम के बीच 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो, 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 ए का है ना और 2 बी का, तो 4 इलेक्ट्रॉन का अगर शेयरिंग हो तो डबल बॉन्ड बनता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। उसके बाद अगर 2 एटम के बीच टोटल 6 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो, 6 इलेक्ट्रॉन का अगर शेयरिंग हो, 6 इलेक्ट्रॉन का अगर शेयरिंग हो, है ना, तो ऐसे करके हम लोग इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं, ए और बी के बीच में 6 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो, तो उसके कारण कौन सा बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर 2 एटम के बीच में 4 है ना 2 × 8 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो, इस प्रकार से हम लोग दिखा सकते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो, तो इसके कारण कौन सा बनेगा, क्वाड्रिपल, ये आपके लिए नया होगा, क्वाड्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, क्वाड्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें। अच्छा एक चीज़ और, अगर सिंगल बॉन्ड है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो ऑलवेज वो वो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। हाँ जरूर नहीं सिग्मा बॉन्ड भी हो सकता है और डेल्टा बॉन्ड भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर वो सिग्मा बॉन्ड रहेगा, इतना ध्यान रखना आपने को। सिंगल बॉन्ड जो है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिंगल बॉन्ड ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। समटाइम ये कोवेलेंट भी हो, कोवेलेंट बोल रहे हैं, डेल्टा भी हो सकता है, समटाइम डेल्टा बॉन्ड भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ध्यान रखें सिंगल बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। अच्छा अब आते हैं जरा डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में रहेगा एक सिग्मा, 1 सिग्मा प्लस 1 पाई बॉन्ड, एक सिग्मा और एक पाई होगा। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, एक सिग्मा, 1 सिग्मा, 1 सिग्मा प्लस 2 पाई बॉन्ड। और जो क्वाड्रिपल है उसमें एक सिग्मा, 2 पाई और एक डेल्टा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट देखना होगा, 4 है, एक सिग्मा, देखो सिग्मा हमेशा एक है सब में, प्लस 2 पाई और प्लस एक डेल्टा बॉन्ड, ऐसा होता है। अब डेल्टा बॉन्ड ये तो नया आपके लिए, जैसे जब कॉम्प्लेक्स पढ़ाऊंगा तो आप देखना वहाँ पे, जैसे अगर मैं इसका डेल्टा में दिखा दूँ, जैसे अगर आप रेहेनियम का Re2Cl8 एक कॉम्प्लेक्स होता है 2-, इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो Re जो है वो दूसरा Re से 4 कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है, 4, बाकी जो 8 Cl है तो ये Cl टोटल ये 2-। तो आप देख सकते हो ये 4 जो बॉन्ड यहाँ पे है उसमें क्या है,
एक सिग्मा है, 2 पाई है, एक डेल्टा है, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आपका अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कोवेलेंट बॉन्ड क्या ये जाने, और टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में जाने, अलग अलग बेसिस के आधार पे कोवेलेंट बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं। तो ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड अभी हम पढ़े, बेसिक इंफॉर्मेशन दी कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। इसके बाद देखेंगे, अब हम लोग जानेंगे ये कि हम लोग जानेंगे ये कि कंपाउंड को देख करके हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कोवेलेंट कंपाउंड और कौन सा आयनिक कंपाउंड है। तो अपने बेसिक क्लासेस में हम लोग पढ़ते थे कि अगर मेटल और नॉन मेटल का कोई कंपाउंड हो तो वो आपका आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि उनके बीच में आयनिक बॉन्ड होगा, और आयनिक बॉन्ड जिसमें प्रेजेंट उसको हम लोग बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। ऐसा हम लोग बेसिक क्लासेस में पढ़े थे। और ये भी पढ़े थे कि अगर नॉन मेटल के बीच अगर कंपाउंड मतलब कोई बॉन्ड है तो उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड अगर है तो उसको हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। लेकिन एक चीज़ थोड़ा समझो अच्छे से कि जो हम लोग आयनिक कंपाउंड पढ़े, आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़े, तो उसमें हम लोग ये भी जाने कि ऐसे बहुत सारे भी कंपाउंड है जो मेटल और नॉन मेटल का है बना हुआ है, लेकिन मेटल और नॉन मेटल के होने के बावजूद भी वो आयनिक नहीं है बल्कि कोवेलेंट है। जैसे लिथियम क्लोराइड, आपको याद होगा लिथियम क्लोराइड, लिथियम का क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये तीनों कोवेलेंट। बेरिलियम का तो चारों का चारों हैलाइड क्या होता है, कोवेलेंट होता है। मैग्नीशियम का क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कोवेलेंट होता है। एल्युमिनियम का भी फ्लोराइड तो आयनिक होता है, लेकिन क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड ये सब क्या होता है, कोवेलेंट होता है। तो इसमें भी ऐसे ही है कि जैसे आप किसी भी नॉन मेटल के बीच जो कंपाउंड है, नॉन मेटल का जो कंपाउंड होगा, ठीक है, नॉन मेटल से बना हुआ जो कंपाउंड होगा, वो आप 100% ये नहीं बोल सकते कि वो कोवेलेंट है, बिल्कुल नहीं बोल सकते हो, क्योंकि हमने जो बेसिक क्लासेस में हम लोग पढ़े थे कि मेटल नॉन मेटल के बीच का जो कंपाउंड होगा आयनिक होगा, तो कहाँ आयनिक हो रहा था, कुछ कोवेलेंट भी तो था। तो हम क्या बोल सकते हैं कि आमतौर पे है ना, जनरली जो नॉन मेटल के जो कंपाउंड्स होंगे वो क्या होंगे, कोवेलेंट होंगे। लेकिन एक बात और, अगर किसी कंपाउंड में है ना, किसी कंपाउंड में अगर दो नॉन मेटल का बना हुआ कोई कंपाउंड हो, या कोई कंपाउंड अगर दो नॉन मेटल का बना हुआ कंपाउंड हो, दो नॉन मेटल का, तो वो 100% जो है कोवेलेंट होगा, लेकिन उसमें भी 3 या 4 को छोड़ करके। मैं क्या कहना चाहता हूँ पहले समझो। जैसे मैंने कहा कि कंपाउंड्स किसका, ऑफ नॉन मेटल्स आर कोवेलेंट। नॉन मेटल के कंपाउंड क्या होंगे, कोवेलेंट होंगे, बट बाइनरी मतलब दो बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ नॉन मेटल्स, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ नॉन मेटल मतलब दो नॉन मेटल का बना हुआ कंपाउंड बाइनरी कंपाउंड कहेंगे। नॉन मेटल आर नेसेसरली, जरूर से जरूर होगा, नेसेसरली होगा, नेसेसरली क्या होंगे, कोवेलेंट, नेसेसरली कोवेलेंट होंगे, एक्सेप्ट, लेकिन 3-4 को मैंने बोला भी था कुछ को छोड़ करके, एक्सेप्ट IF, देखो बाइनरी है, आयोडीन और फ्लोरीन का बना हुआ, जैसे I2O4, देखो आयोडीन और ऑक्सीजन का बना हुआ है, जैसे I4O9, इन 3 को छोड़ दिया जाए तो ये क्या है आपका, दे आर आयनिक है। बाइनरी जरूर है लेकिन आयनिक है। मैंने बोला कि बाइनरी पक्के से क्या होगा, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ नॉन मेटल पक्के से क्या होगा, कोवेलेंट होगा, लेकिन इन 4 को बस तीन को छोड़ करके, इन 3 को छोड़ करके ये तीनों आयनिक है आपका। कैसे, आप IF को कैसे दिखाओगे, I सिंगल बॉन्ड F नहीं दिखाओगे, बल्कि I+ और F-, ये आयनिक है, ठीक है। जैसे I2O4 है तो इसको आप कैसे दिखाओगे, IO3- एक आयोडेट आयन होता है, तो ये I+ और IO3 पर सिंगल माइनस ऐसे दिखाएंगे, IO पे सिंगल प्लस होगा, यहाँ पे IO पे सिंगल प्लस, 3 है ना, IO3 आयोडेट होता है। और अगर I4O9 है तो हम लोग दिखाएंगे I और हाँ I पे प्लस, और I ट्रिपल प्लस होगा, I पे ट्रिपल प्लस IO3 पे सिंगल माइनस का होल ट्राइस लिख सकते हो, सिंगल माइनस का होल ट्राइस, तब ना ये 3 इधर चला गया होगा, बना होगा, ठीक है। तब ना 3 आयोडीन, 3 9 हो गया, और आयोडीन, हाँ ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इसको तोड़ेंगे, स्प्लिट करेंगे, ये 3 आपका आयनिक है, ठीक है। तो ध्यान रहे कि कंपाउंड्स ऑफ नॉन मेटल आर यूजुअली बोल सकते हैं, आमतौर पे कोवेलेंट होते हैं, बट बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ नॉन मेटल आर नेसेसरली कोवेलेंट
एक्सेप्ट ये 3 को छोड़ करके। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि कुछ जैसे ये कुछ ऐसे भी बाइंडिंग कोवैलेंट कंपाउंड है, बाइंडिंग कोवैलेंट कंपाउंड, जैसे बाइंडिंग कोवैलेंट कंपाउंड को पहले दिमाग में लाओ कि बाइंडिंग कोवैलेंट कंपाउंड वो पक्के से क्या होगा, वो कोवैलेंट होगा, लेकिन उसमें से 3 को छोड़ करके। वो तीनों आप याद रखिए, IF, I2O4 और I4O9, आप याद रखो उसको। अच्छा, वो 3 बस आपका आयनिक है। अच्छा, कुछ ऐसे बाइंडिंग कोवैलेंट कंपाउंड है जिनके अगर आप फिजिकल स्टेट को चेंज कर देते हो, फिजिकल स्टेट बदल देते हो, तो उसके बदलने से वो कंपाउंड आयनिक बन जाता है। ठीक है, जैसे देखो फॉर एग्जांपल, पहले तो मैं लिख देता हूँ एक लाइन कि मेनी बाइंड्री, कुछ ऐसे बाइंड्री कोवैलेंट कंपाउंड है, बाइंड्री कोवैलेंट कंपाउंड, बाइंड्री कोवैलेंट कंपाउंड्स ऑफ नॉन मेटल, ऑफ नॉन मेटल्स बिकम्स आयनिक, आयनिक हो जाता है, बिकम्स आयनिक विथ क्या चेंज करने से, चेंज इन देयर फिजिकल स्टेट, विथ चेंज देयर फिजिकल स्टेट, उनके फिजिकल स्टेट को बदलने से, है ना, वो कंपाउंड क्या हो जाता है, आयनिक हो जाता है। ठीक है, ये अब ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं कैसे, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फॉस्फोरस का 3 हेलाइड, अब ध्यान रखेंगे 9-10 ऐसे कंपाउंड में बताऊंगा। फॉस्फोरस का 3 हेलाइड मतलब PCl5, PBr5 और PF5 वगैरह जो है, तो वो PCl5 गैस होता है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड ये गैस होता है। ये आपका कोवैलेंट है, क्योंकि नॉन मेटल का कंपाउंड है, हम पढ़े भी बाइंड्री कंपाउंड नेसेसरी क्या होता है, कोवैलेंट। ये आपका बिल्कुल कोवैलेंट है, कोवैलेंट है। ठीक है, और जब आप इसके फिजिकल स्टेट को चेंज कर देते हैं, गैस से अगर आप इसको सॉलिड बना देते हैं, PCl5 सॉलिड, अगर आप इसको बना देते हैं सॉलिड, तो ये आपका हो जाता है आयनिक, आयनिक हो जाता है। बी नंबर, अगर हम बात करें PBr5, ये भी गैस है, और इसको अगर आप PBr5 सॉलिड बना देते हो, PBr5 जो है आपका ये कोवैलेंट है, लेकिन जैसे ही इसको सॉलिड में ले चले जाते हो तो ये आपका बन जाता है आयनिक बन जाता है। ठीक है, तीसरा, अगर हम फॉस्फोरस के ही पेंटाफ्लोराइड की मैं बात करूं, तो ये पेंटाफ्लोराइड आपका गैस होता है। ठीक है, तो गैस होता है, अगर इसके आप फिजिकल स्टेट को बदलते हैं, PF5 कर देते हैं, सॉलिड में भेज देते हैं, तो ये आपका कोवैलेंट है, और ये भी कोवैलेंट ही रहता है, मतलब ये नहीं बदलता है। ठीक है, पी का मैंने 3 कंपाउंड पढ़ाया, ज़्यादा नहीं आपको जानना है इसमें। अब जेनॉन का एक कंपाउंड XCF6, ये गैस होता है। अगर आप इसके फिजिकल स्टेट को बदल करके XCF अगर 6 सॉलिड कर देते हैं, सॉलिड, तो ये आपका कोवैलेंट है, तो ये आपका बन जाता है आयनिक, आयनिक बन जाता है। अगर मैं नाइट्रोजन से 3 कंपाउंड N2O3, N2O4, N2O5, ध्यान भी रहेगा आपको, N2O3 ये आपका रहता है, लिक्विड होता है N2O3, ये काफ़ी डीप ब्लू लिक्विड होता है, ये डीप N2O3 डीप ब्लू लिक्विड होता है। ठीक है, और ये आपका क्या है, कोवैलेंट है लिक्विड फॉर्म में, जो इसका फिजिकल स्टेट, अगर लिक्विड से अगर इसको हम बदल करके सॉलिड में ले आते हैं, N2O3 सॉलिड, तो ये बन जाता है आयनिक। तो आप देखेंगे ज़्यादातर में कंपाउंड जो अपने लिक्विड या गैसीय स्टेट में रहता है, उसको सॉलिड में ले जाते हैं, तब जाके वो आयनिक बनता है। नाइट्रोजन का 2 कंपाउंड और बात करता हूँ मैं, जैसे N2O4, तो ये कलरलेस लिक्विड होता है। N2O3 ब्लू लिक्विड होता है, ये कलरलेस होता है, कलरलेस लिक्विड होता है, ये भी आपका लिक्विड ही है। अब इसको अगर फिजिकल स्टेट बदल देते हैं, N2O4 सॉलिड चला जाता है, तो ये भी आपका क्या हो जाता है, आयनिक हो जाता है। अगर फिर नेक्स्ट बात करें N2O5, आपको याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ये लेकिन गैस है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ये गैस होता है, N2O5 गैस है, तो ये जैसे ही N2O5 सॉलिड में जाता है, तो ये रहता है पहले कोवैलेंट, ये आपका कोवैलेंट भी है। ठीक है, कोवैलेंट होता है, लेकिन ये किस जाने के बाद सॉलिड में ये हो जाता है आयनिक। तो 3 मैंने फॉस्फोरस से बताया, 3 मैंने आपको नाइट्रोजन से बताया, 1 जेनोन का। 1-2 और एग्जांपल देखते हैं, जैसे
जी H देखते हैं, H में I2Cl6 ये गैस है और ये होता है कोवैलेंट। लेकिन जैसे ही I2Cl6 को सॉलिड में ले जाते हैं तो ये बन जाता है आयनिक। एक सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल है कि I2 जो होता है आयोडीन, नॉन मेटल है आयोडीन, ये होता है सॉलिड। थोड़ा देखो ये थोड़ा अलग दिखेगा, सॉलिड है I2, तो ये आपका है कोवैलेंट सॉलिड फॉर्म में, ये क्या है कोवैलेंट है। लेकिन इसी I2 को जब हम लोग लिक्विड में लेके चले जाते हैं, लिक्विड में I2 को, तो ये बन जाता है आयोनिक, आयनिक बन जाता है। तो एक चीज़ देखो यहाँ से काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आएगा कि वो ये कि अगर हम लोग आयोडीन अगर सॉलिड है जो कि नॉन मेटल है, हम लोग कई बार 9th-10th क्लास में ये पढ़े थे कि नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो कंडक्टर होता ही नहीं है नॉन मेटल्स। लेकिन आप एक चीज़ हाँ उसमें भी पढ़े थे 9th-10th क्लास में कि ग्रेफाइट होता है ना, ग्रेफाइट होता है और फॉस्फोरस होता है। अब एक चीज़ ये भी देखो, नया चीज़ हम लोग सीखें कि आयोडीन सॉलिड फॉर्म में अगर है तो वो कोवैलेंट होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है। लेकिन जब उसी I2 सॉलिड को हम लोग लिक्विड में भेज दे रहे हैं तो ये क्या बन गया आयनिक, और आयंस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इस प्रकार से यहाँ से एक नोट मेक करके हम लोग पॉइंट में हम लोग को मिला वो ये कि नोट में करके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके हम लोग लिखेंगे इस पॉइंट को, कई बार एग्जाम में आपके आते भी हैं कि इस प्रकार से 10 ग्रेफाइट नॉन मेटल में ग्रेफाइट, फिर दूसरा क्या है ब्लैक फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस एंड अभी हम लोग एक नया चीज़ सीखें लिक्विड आयोडीन, एंड लिक्विड आयोडीन आर क्या होगा नॉन मेटल है, आर क्या नॉन मेटल है बट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको। तो ये आपका होगा क्या जाकर के, अभी हम लोग बस यही सीखे कि कोवैलेंट कंपाउंड नॉन मेटल्स के बने हुए कंपाउंड ज़्यादातर कोवैलेंट होंगे, और जो अगर बाइंडी कोवैलेंट कंपाउंड होगा नॉन मेटल का, मतलब दो नॉन मेटल से बना हुआ जो कंपाउंड होगा वो 100% कोवैलेंट होगा। लेकिन 3 को छोड़ करके, कौन कौन IF I2O4 और फिर I4O9, उसको छोड़ करके 3 को छोड़ करके। फिर उसमें मैंने बोला कि बाइंडी जो नॉन मेटल का कंपाउंड होता है कोवैलेंट कंपाउंड, उसमें उसके फिजिकल स्टेट को बदल देने से वो आयनिक बन जाता है। तो उसी पे मैं एग्जांपल कर रहा था, और एग्जांपल काफ़ी आसान भी आपको याद रखना है। फॉस्फोरस से 3 PCl5 PBr5 PF5, ठीक है, तीनों गैस है, जब सॉलिड में जाता है तो तीनों क्या बन जाता है आयनिक नहीं, लेकिन फ्लोरीन वाला छोड़ करके, मतलब PF5 भी कोवैलेंट ही रहता है। 3 नाइट्रोजन से मैंने लिया था N2O3 N2O4 N2O5, लिक्विड उधर गया, सॉलिड वो आयनिक बन गया, ऐसे करके आप ध्यान रखेंगे। अभी हम लोग पढ़े थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड के आधार पे कोवैलेंट बॉन्ड का टाइप्स। तो कोवैलेंट बॉन्ड हमारे पास निकल कर आया था 4 तरह का होता है, 4 तरह का निकल कर सामने आया था। जैसे एक को बोलते थे हम लोग सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, एक हमारा होता था डबल कोवैलेंट बॉन्ड, एक हमारा होता था ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, और एक होता था हमारा क्वाड्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ये 4 तरह का बॉन्ड होता है, ठीक है। जैसे अगर 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो 2 के बीच में, ए सिंगल बॉन्ड बी, ठीक है, ए डबल बॉन्ड बी, ए ट्रिपल बॉन्ड बी, और ए 4 बॉन्ड बी हो, ये तो रेयर होता है। अच्छा खैर, तो आप देख सकते हो कि ए और बी के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, और सेंटर कितना है 2 सेंटर। तो इस बॉन्ड को हम लोग 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी कह सकते हैं। 2 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में, 2 सेंटर के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे 2 सेंटर है लेकिन कितना इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन है। 2 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोल सकते हैं। इसमें 2 सेंटर और 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 सेंटर और 8 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे बोल सकते हैं। अगर हम परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर की बात करें, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर की अगर मैं बात करें तो लेफ्ट से राइट जाने पे परसेंटेज ऑक्युपाइड परसेंटेज में बोल सकता हूँ, ऑक्युपाइड
परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इंक्रीजेस, और इसी को हम लोग बोलते हैं नोन एज बेंड्स रूल। अब हमको जानना ये होगा बेंड्स रूल क्या है, मतलब परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंड्स रूल। तो सवाल ये है कि बेंड्स रूल क्या है। तो बेंड्स रूल को समझने के लिए पहले तो आपको हाइब्रिडाइजेशन समझना पड़ेगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन परसेंटेज देखो बेंड्स रूल समझने के लिए परसेंटेज एस करेक्टर समझना पड़ेगा। हम ये बोल दिए कि परसेंटेज एस करेक्टर लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं बेंड्स रूल। तो बेंड्स रूल समझने के लिए कहीं ना कहीं परसेंटेज एस करेक्टर समझना पड़ेगा कि कैसे बढ़ रहा है। हालांकि मैं थोड़ा बहुत तो जरूर समझा दूंगा कि परसेंटेज एस करेक्टर कैसे बढ़ रहा है, लेकिन और भी ज़्यादा क्लियर होने के लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। जैसे मैं पहले मेंशन करता हूँ कैसे परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ रहा है। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सेंटर में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 सेंटर के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 सेंटर के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ 2 सेंटर के बीच में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको नहीं लगता कि अगर 2 सेंटर के बीच में, मतलब 2 सेंटर मतलब न्यूक्लियस के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा है तो दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आएगा, और नज़दीक आने के क्रम में क्या होगा कि एस ऑर्बिटल जो काफ़ी नज़दीक होता है न्यूक्लियस से, ठीक है, उसके कारण क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है बीच में उसमें एस करेक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसलिए मैंने लिखा परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीजेस, क्योंकि कहीं ना कहीं एस ऑर्बिटल जो है ना, एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन वो काफ़ी नज़दीक आ जाएगा इस इलेक्ट्रॉन से, ठीक है ना जिसके कारण क्या हो, परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीजेस। अब इसमें क्या है, अब इसमें देख लो, जैसे ये दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अब इससे ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 सेंटर है, तो ज़्यादा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन नहीं है 2 न्यूक्लियस के बीच में, जिसके कारण क्या होगा कि एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस में ही रहेगा, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में नहीं आएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें परसेंटेज एस करेक्टर कम होगा। इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में उसमें एस करेक्टर कम आएगा, क्योंकि है ना एस कहाँ होता है, न्यूक्लियस का नज़दीक होता है। तो जब तक न्यूक्लियस इन दोनों के ये दोनों जब तक नज़दीक नहीं आएगा तो तब तक उसका न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन के अंदर में नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा जिसके कारण क्या होगा, इसका परसेंटेज एस करेक्टर कम होगा, इसका परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा। तो इसको समझने के लिए पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन समझना पड़ेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन में आपको डिटेल नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे, हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में आपको 2 जगह का काफ़ी डिटेल पढ़ाऊंगा। तो ये एक तो इसी में पढ़ाऊंगा, एक अलग से पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझाने के लिए। तो हाइब्रिडाइजेशन है क्या, तो पहले आप ये समझो कि हाइब्रिडाइजेशन एक मिक्सिंग का प्रोसेस है। अगर आप 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, 2 या 2 से ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल को अगर आप आपस में मिला देते हो, तो मिलाने से एक नए तरह का ऑर्बिटल बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इस फिनोमेना, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो खैर, अगर हमको निकालना है हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, और नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड नहीं, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन दैट एटम, जिस एटम का आप हाइब्रिडाइजेशन निकालने जा रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ हाइब्रिडल। अब ये समझो ना कि हाइब्रिडाइजेशन मैंने बोला कि एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलाने का प्रोसेस है, तो कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होगा, तो ये कैसे आप निकालोगे, तो वो निकालने का तरीका है नंबर ऑफ हाइब्रिडल बराबर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। मतलब देखेंगे जिस एटम का हमको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो उस एटम से कितना सिग्मा बॉन्ड है उसकी संख्या, और उस एटम पे कितना लोन पेयर है उसकी संख्या को जोड़ देंगे। जोड़ने से अगर आता है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्या आएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल नंबर ऑफ हाइब्रिडल अगर मान लो कि 2 आता है, तो इसका मतलब उसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। नंबर ऑफ हाइब्रिडल अगर 2 आता है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग बोलेंगे एसपी हाइब्रिडाइजेशन, एसपी बोलेंगे, क्योंकि ऑब्वियस है नंबर ऑफ हाइब्रिडल 2 आता है तो इसका मतलब एक एस और एक पी मिक्स हुआ है। अगर 3 आता है तो एक एस और 2 पी मिक्स हुआ होगा, पी एक्स या पी वाई, पी एक्स प्लस पी वाई, तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। 4 अगर मिक्स हुआ है एस, 3 पी एक्स पी वाई पी जेड, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 हो जाएगा। अगर 5 मिक्स हुआ तो s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड, अब p तो रहेगा नहीं तो d मिक्स होगा, तो क्या बनेगा, sp3d। उसी प्रकार से ऐसे बनेगा। एक चीज़ और ध्यान रखें कि जैसे नंबर ऑफ हाइब्रिडल 2 है, तो इसका मतलब एक s एक p, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये जो बना हाइब्रिडल, ये भी ऐसा sp नाम का ऐसा 2 चीज़ बनेगा, sp2 नाम का 3 चीज़ बनेगा, क्योंकि एक एस 2 पी मिलके बना है 3 बनेगा, ये 4 बनेगा, ऐसा ये ऐसा कितना बनेगा, 5 बनेगा। आप बस इतना ध्यान रखो। देखो कुछ एग्जांपल कराता हूँ आपको समझ में। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कि हमको CH4 लिया, CH4
इसमें हमको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो कार्बन आप जानते हो कि 4 H से जुड़ता है इस प्रकार से। अब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो हाइब्रिड कितना होगा, 4 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर कितना 0, तो 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखोगे, H, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखोगे, sp3 हम लोग लिखेंगे। फिर एग्जाम्पल अगर मान लो कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसको हम लोग इथीन कहते हैं, इथीन। तो अगर इसका स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड C, ये H और H है, तो इसका अगर हमको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है इसका, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन अगर हमको निकालना है तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा, 1 2 है ना, 2 का मतलब हुआ 1 पाई 1 सिग्मा, तो 3 के लिए sp2, लोन पेयर तो है नहीं, इसका भी क्या आ जाएगा, sp2 आ जाएगा। ऐसे करके अगर मान लो कि हमने एग्जांपल लिया HC ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसको हम लोग एसिट्रीन कहते थे, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp हो जाएगा। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। क्यों, कार्बन एक सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ट्रिपल में 1 सिग्मा है तो 2 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर तो होता नहीं इसमें, तो इस प्रकार से निकाल लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मान लो कि वाटर में अगर हाइब्रिडेशन निकालना है ऑक्सीजन का, तो O, तो H और ऑक्सीजन के पास याद करो 2 लोन पेयर होता है, तो इसका हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा, हाइब्रिडेशन हो जाएगा 2 लोन पेयर और 2 सिग्मा, 4 के कारण हाइब्रिडेशन कितना, sp3। फॉर एग्जांपल अगर मान लो अमोनिया है, NH3 है, तो अब नाइट्रोजन 3 तो हाइड्रोजन है इसके साथ, और एक इसके पास क्या है, लोन पेयर भी है, तो इसका हाइब्रिडेशन अगर हमको निकालना तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। अगर मान लो फॉर एग्जांपल HF है, HF, तो अगर हमको फ्लोरीन का हाइब्रिडेशन निकालना है, यहाँ पे हम लोग नाइट्रोजन करेंगे, फ्लोरीन का अगर हमको निकालना है तो फ्लोरीन H 3 लोन पेयर होगा इसके पास, तो 3 1 4 के कारण इसका भी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि अगर हम लोग बात करें, अगर हाइब्रिडेशन अगर sp3 है और अगर हाइब्रिडेशन sp2 है और अगर हाइब्रिडेशन sp है, तो आप देख सकते हो कि sp3 में अगर परसेंटेज s कैरेक्टर की बात करें, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर देखो ना, टोटल अगर 100 मानते हैं तो 3 भाग p है, 1 भाग s है, तो टोटल एस कैरेक्टर कितना हो जाएगा, इसमें 25% होगा, ठीक है। इसमें एस कैरेक्टर कितना होगा, 3 मिलाकर के 2 1 3 मिलाकर 100 है, तो 66% ये होगा, ये इसका होता है 33.33% होगा, और ये आपका कितना होगा, 2 मिलाकर के 100 है तो 50% एस कैरेक्टर होगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और कि अगर हाइब्रिडेशन sp3 है तो इसके कारण जो शेप होता है, क्यों होता है, क्या है, सब पढ़ाएंगे हम बाद में, टेट्राहेड्रल होता है, इसके कारण होता है। sp2 है तो इसका होता है ट्राइगोनल शेप होता है, और sp अगर हाइब्रिडेशन है तो इसके कारण होता है लीनियर शेप होता है, लीनियर। अगर बॉन्ड एंगल की मैं बात करूं, और आपको ध्यान रखना पड़ेगा बॉन्ड एंगल, तो इसमें 109.5 डिग्री होता है, ठीक है। ट्रायगोनल में 120 डिग्री होता है, और शेप अगर लीनियर है तो 180 डिग्री होता है, इस प्रकार से, ठीक है। तो आप इतना बस ध्यान रखें हाइब्रिडेशन में, तो आपको कुछ समझ, मतलब आगे बेंड्स रूल समझ में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। सिर्फ हाइब्रिडेशन में ध्यान रखें कि नंबर ऑफ हाइब्रिड निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन दैट एटम, दोनों को जोड़ेंगे एक संख्या आएगा, अब वो संख्या के अकॉर्डिंग हम लोग उसका हाइब्रिडेशन बता सकते हैं। और ध्यान रखें हाइब्रिडेशन में हमको 3 तरह का हाइब्रिडेशन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर sp है तो इसका मतलब s में 50% याद करने की जरूरत नहीं है, दोनों आधा 50%, शेप होगा लीनियर, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, ठीक है। sp2 है तो ट्राइगोनल शेप होगा, 120 डिग्री एंगल होगा, इतना आप बस इसको ध्यान रखें। तो इस तरह से हाइब्रिडेशन मैंने थोड़ा सा पढ़ाया, कल हम लोग अगले क्लास में हम लोग बेंड्स रूल देखेंगे, इसका इनका वीडियो है ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सके। ये पहला पेज है आपका, ये दूसरा पेज, ये तीसरा पेज, ये चौथा पेज, ये 5वां पेज, और ये आपका 6ठा पेज।